अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 का क्वेश्चन पेपर से सेक्शन 4 यानी टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग functions of schools justifies the statement that a school should be pioneer of social upliftment। निम्न में से कौन सा कथन इस बात को प्रमाण करता है कि विद्यालय एक समाज का उन्नति का प्रमुख धरोहर होता है, प्रमुख माध्यम होता है। ऑप्शन ए, नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्कूल, विद्यालय का जो सामान्य कार्य है उससे समाज का प्रगति नहीं होता है, अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, उन्नति नहीं होता है। प्रोग्रेसिव फंक्शन ऑफ स्कूल्स, ये सही बात है, जब एक विद्यालय प्रगतिमूलक कार्य जो है उसे करने के लिए जोर देता है तभी जाकर के समाज का भी अपलिफ्टमेंट होता है, विकास होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन सी फिर भी हम ऑब्जर्व करेंगे। कंजर्वेटिव फंक्शन ऑफ स्कूल, यानी कि विद्यालय रक्षात्मक तरीके से जब पेश आता है तब ये भी प्रगति के माध्यम नहीं बनता है। ऑप्शन डी, रिएक्शनरी फंक्शन ऑफ स्कूल, यानी कि जो भी घटनाक्रम होगा, जो भी समाज में गतिविधियां होंगी, उन सब को रिएक्ट करने के लिए विद्यालय नहीं बनाया जाता। विद्यालय का कार्य होता है उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कांट बी एक्सेप्टेड। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन को ग्रहण नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए, स्कूल्स आर नेसेसरीली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन सोसाइटी, समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों द्वारा विद्यालय प्रभावित होते हैं, यह सही बात है, तो इस कथन को ग्रहण किया जा सकता है। हमें जो कथन ग्रहण नहीं किया जा सकता उसी को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन बी, स्कूल कैन बी पावरफुल एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम होता है, एजेंट होता है विद्यालय, ये 100% सही है। ऑप्शन सी, स्कूल्स आर पोटेंशियल एजेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यहाँ बताया गया है कि विद्यालय जो होती हैं वो सामाजिक एकीकरण के खिलाफ कार्य करती हैं, ये बात गलत है, क्योंकि सामाजिक एकीकरण करने के लिए ही विद्यालय को बनाया जाता है। हर एक वर्ग का, हर एक धर्म का, हर एक वर्ण का बच्चे को स्कूल में दाखिला दिया जाता है, एडमिट किया जाता है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो किस प्रकार ये डिसइंटीग्रिटी का काम करता है? डिसइंटीग्रेशन का काम बिल्कुल स्कूल में होता नहीं है, इसीलिए ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, स्कूल्स आर सोशल एजेंसीज ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, कल्चरल ट्रांसमिशन जो कि सांस्कृतिक गतिविधियां है, इनको भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का कार्य कहीं ना कहीं विद्यालय के माध्यम से होती है। तो ये भी बात बिल्कुल एक्सेप्टेड है, बिल्कुल ग्रहण करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 58, Which of the following goes against the spirit of equality of educational opportunity, यानी कि शैक्षिक जो सुविधा है, शैक्षिक जो अधिकार है, शैक्षिक जो मौका है जो हम सबको देना चाहिए, लेकिन यहाँ बताया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन ऐसा है जो कि शैक्षिक जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका सबको देना चाहिए, उसका अगेंस्ट जाता है। ऑप्शन है पब्लिक स्कूल्स, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब पब्लिक स्कूल्स हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स जो है वो ब्रिटिशर्स के दिनों पे ही इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो एक खास वर्ग के लिए है। इन स्कूलों में अगर आपको अपना बच्चे को पढ़ाना है, जैसे कि डॉन बॉस्को है और बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो ये सब पब्लिक स्कूल्स कहलाती हैं, लेकिन इनमें एलाइट क्लास के लिए ज़्यादा फीस इनमें लिया जाता है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे बहुत ही ख़तरनाक तरीके से फ़ीस लूटा जाता है, मैं ये बोल सकता हूँ। इसीलिए ये गरीब लोगों के लिए नहीं है, जो गरीब लोग हैं ये इनका बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं करवा पाते। गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो है ये सरकारी विद्यालय होती हैं, यहाँ हर एक वर्ग का लोग, हर एक वर्ग का व्यक्ति अपना बच्चे को भेज सकते हैं। आश्रम स्कूल्स में भी उतना ज़्यादा पैसा एक स्पेशल एलाइट क्लास के लिए या कोई भी प्रकार का वर्ण के लिए नहीं होता।
नवोदय विद्यालय ये भी सबके लिए है, जो एंट्रेंस क्रैक कर पाएगा वो इन एग्ज़ाम्स क्रैक करने के बाद स्कूल्स में दाखिला पाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, शिक्षा का जो मौका है, उसके स्पिरिट जो है उसका एगेंस्ट नहीं है, उसका फेवर में है, लेकिन पब्लिक स्कूल उसका खिलाफ है। ठीक है, कैसे उत्तर हुआ, हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 59, Which of the following sequence is an appropriate order of learning a language? एक भाषा को जब हम सीखते हैं, स्पेशली एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो उसमें जो स्टेप्स हैं यह है LSRW, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम जो भी भाषा सीखते हैं उसका शिखन कैसे करते हैं, उसका अधिगम किस प्रकार होता है, लिसनिंग के माध्यम से होता है, श्रवण के माध्यम से होता है। इसके बाद हम धीरे धीरे समाज के साथ, दूसरों के साथ वार्तालाप करना स्टार्ट करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, फिर हम कुछ पढ़ाई लिखाई करने का कार्य स्टार्ट करते हैं, फिर पढ़ते हैं, इसके बाद अंतिम पर्याय में आता है राइटिंग। तो यह क्रम LSRW होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, द स्कूल थ्रू इट्स प्रोग्राम्स हेल्प स्टूडेंट्स। जो विद्यालय हैं ये अपना जो प्रोग्राम से, अपना जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का क्या विकास करने के लिए मददगार साबित होती हैं। ऑप्शन है एसिमिलेट कल्चर, संस्कृति को एसिमिलेट करने का कार्य सिर्फ विद्यालय में होता है, ये भी बात उतना सही नहीं है। हालांकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो कल्चरल ट्रांसमिशन है ये विद्यालय के माध्यम से होता है, लेकिन एसिमिलेट कल्चर मतलब सिर्फ और सिर्फ संस्कृति को ही एसिमिलेट करवाने के लिए विद्यालय में जो प्रोग्राम्स है, जो कार्यक्रम है, उनको डिज़ाइन नहीं किया जाता। ऑप्शन बी इग्नोर अदर कल्चर्स। देखो, दूसरों का जो कल्चर है, गतिविधियां हैं सांस्कृतिक, उनको इग्नोर करने का भी कार्य स्कूल में नहीं होता, सबको एक्सेप्ट करने का कार्य होता है। ऑप्शन सी प्रोटेस्ट कल्चर, कल्चर को प्रोटेस्ट करने के लिए भी विद्यालय नहीं एस्टेब्लिश किया जाता। मेक देम कल्चर्ड, ये बात सही है। जो भी विद्यार्थी विद्यालय में आएंगे उनका जो बातचीत करने का तरीका होगा, सलीका होगा, उनका जो बड़ों के साथ पेश आना होगा, वो सारा का सारा एक कल्चर्ड वे में होगा, सही ढंग में होगा, भद्र तरीके से करेंगे, और इसी को करने का दायित्व, इसी को करने का बेड़ा विद्यालय उठाती है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग शुड बी। आपको यह बताना है कि कक्ष में जो हम अधिगम करवाने के लिए पढ़ाते हैं, शिक्षण करने के लिए जो टीचिंग करते हैं, उसका सबसे प्रमुख एम, प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर्स। ये बात बिल्कुल सही है, बच्चों के बीच में, शिक्षार्थियों के अंदर, शिक्षार्थियों के बीच में आत्मविश्वास जगाने के लिए हमें क्लासरूम टीचिंग करना चाहिए, ये प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन बी है टू ट्रेन लर्नर्स फॉर सम वोकेशन। देखो, यहाँ जो बच्चों को शिक्षा दिया जाता है वो वोकेशनल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, क्या कार्य कैसे करना है, फ़ैन कैसे ठीक करना है, टेलीविज़न कैसे ठीक करना है, ये नहीं किया जाता। तो ये तो सही जवाब नहीं होगा, ये मेन उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी टू प्रिपेयर देम फॉर हायर क्लासेस, सिर्फ और सिर्फ उच्च श्रेणियों के लिए, अपर क्लासेस के लिए बच्चों को तैयारी करवाने का कार्य स्कूल में नहीं होता है, ये प्रमुख उद्देश्य नहीं है क्लासरूम टीचिंग का। ऑप्शन डी टू फैसिलिटेट लर्निंग, फैसिलिटेट करना, लर्निंग अधिगम को सिखाना, जो सीखने का प्रक्रिया है उसको तवज्जो देना, इसी को करने के लिए हम जाते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को, लेकिन मेन काम ये नहीं है। मेन काम ऑप्शन ए में जो दिया है ये हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ ऊपर है, देख लीजिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ बैंड। आपको बताना है जो शिक्षा का कानून, शिक्षा अधिनियम कानून 2009, ये इस कानून के तहत किसे बैन किया गया है। ऑप्शन ए कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि विद्यालय में कोई बच्चा अगर सही तरीके से पेश नहीं आता है, आंसर्स सीख करके नहीं दे पाता है, होम टेस्ट करके नहीं लाता है, तो आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते, सज़ा नहीं दे सकते, ये बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है, बैन किया हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द्वारा।
ऑप्शन बी मेंटल हैरासमेंट, इसके साथ साथ आप पनिशमेंट, फिजिकल जो पनिशमेंट होती है ये तो नहीं दे सकते, इसके साथ साथ आप मेंटली भी बच्चा को टॉर्चर नहीं कर सकते, मानसिक रूप से बच्चा को परेशान नहीं कर सकते, ये भी करना गुनाह है, ये भी करना एक ऑफेंस के रूप में कहलाता है। ऑप्शन सी बोथ कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरासमेंट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि दोनों ही बात सही है। कॉर्पोरल पनिशमेंट भी आरटी एक्ट ने बैन किया है, मेंटल हैरासमेंट भी बैन किया है, एक्स्ट्रा क्लासेस को बैन नहीं किया है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 63, टीचिंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल कैन बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय इफ, आपको बताना है विद्यालय का जो पढ़ाने का वातावरण है ये किस तरीके से प्रतिकूल रूप में प्रभावित हो सकती है, अफेक्ट हो सकता है। ऑप्शन है कॉर्पोरल पनिशमेंट इज ऑलवेज गिवन, हाँ ये बात सही है। जब एक विद्यालय में सर्वदा या फिर सदा जो बच्चा गड़बड़ करेगा, देखो बच्चे हैं, बच्चे कुछ इधर उधर करेंगे, बच्चे हमेशा सलीके से पेश नहीं आएंगे, वो शरारत करेंगे, इट्स देयर नेचर। लेकिन इसके लिए अगर एक विद्यालय हर एक छोटी छोटी बातों में यदि पनिशमेंट करना शुरू कर दे तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से बच्चों को प्रभावित करेगा, नेगेटिव प्रभावित करेगा, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन बी लर्नर इज मोटिवेटेड टू राइट फॉर वॉल मैगजीन, देखो जहां बच्चा वॉल मैगजीन में लिखने के लिए मोटिवेटेड हो जाएगा वहां क्या ये लर्निंग एनवायरनमेंट खराब होगा, बुरी तरीके से प्रभावित होगा? नहीं होगा, ये अच्छी तरीके से प्रभावित होगा, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी टीचर इज गिवन फ्रीडम टू यूज इनोवेटिव मेथड्स, जब एक शिक्षक को अपना ओन तरीके को यूज करने के लिए आज़ादी दी जाती है तो वो टीचर और बहुत ही शानदार कार्य करता है, तो ये भी सही बात नहीं है। ऑप्शन डी देयर आर फ्रीक्वेंट पीटीए मीटिंग्स, यानी कि बार बार जब पेरेंट टीचर एसोसिएशन का मीटिंग होगा तो ये भी पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, ना तो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, लेकिन हमें यहाँ नेगेटिव इफेक्ट के बारे में पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सी डी ये पॉजिटिव इफेक्ट का बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 64, इन योर व्यू प्ले और एक्टिविटीज इन स्कूल्स इज, आपके हिसाब से, आपके अनुसार विद्यालय में जो खेल कूद का व्यवस्था किया जाता है, खेल कूद जो करवाया जाता है या फिर एक्टिविटीज़ जो करवाया जाता है, ये किस लिए करवाया जाता है? ऑप्शन ए नेसेसरी फॉर साइकोमोटर डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों का जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, हाथों से बच्चे जब क्ले मॉडल बनाते हैं, कोई डॉल को लेकर के खेलते हैं, इस प्रकार कार्य को करने से क्या होता है, बच्चों का साइकोमोटर डेवलपमेंट होता है, ये बात सही है, इसीलिए आजकल बहुत सारी प्ले स्कूल्स भी बनाई गई है। ऑप्शन बी है सिंपल वेस्ट ऑफ टाइम, ये बिल्कुल गलत बात है, बच्चों को ये जो खेल कूद करवाने के लिए हम मौका देते हैं ये समय बर्बादी करने के लिए नहीं। ऑप्शन सी नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ हैवी एकेडमिक शेड्यूल, एकेडमिक शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा है, भारी भरकम एकेडमिक शेड्यूल है, इसीलिए इसे करना नहीं चाहिए, ये भी बात गलत है। ऑल ऑफ द अबव, ये भी बात गलत है, क्योंकि ऊपर का सब सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब 65, डियर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मन में कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा। ए गुड क्लासरूम डिसिप्लिन इम्प्लाइज, आपको बताना है एक अच्छा क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन है टोटल साइलेंस विद अटेंशन टू टीचर, जब एक कक्ष क्लासरूम बिल्कुल सन्नाटा में रहता है, कोई आहट भी सुनाई नहीं देती है, तो इसका मतलब बच्चे डरे हुए हैं, ये क्लासरूम सबसे सही क्लासरूम नहीं है, याद रखिएगा। छोटे बच्चों के लिए कॉलेज वाली बात अलग है, ह्यूटागोजी का बात अलग है, एंड्रागोजी का बात अलग है, एंड्रागोजी सॉरी। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स टू रिमेन एक्टिव इन लर्निंग एक्टिविटीज़, ये बात सबसे सही है, क्योंकि बच्चों को अगर हमें क्लासरूम डिसिप्लिन में लाना है तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, हम जो भी अधिगम करने के लिए कार्य करवा रहे हैं उनमें बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल करना पड़ेगा। जो शिक्षक बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल कर सकते हैं वहीं प्रभावशाली टीचिंग करवा पाते हैं। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, जिस कक्ष में बच्चे कोई सवाल नहीं पूछते वो बेकार कक्ष है, निष्क्रिय कक्ष है। ऑप्शन डी स्टूडेंट्स डू टू बी बिजी इन सेल्फ स्टडी, जिस कक्ष में बच्चे खुद को स्टडी में बिजी रखे हुए हैं वो भी
एक्टिव या फिर वो भी क्लासरूम का सही डिसिप्लिन नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इफेक्टिव लर्निंग डिपेंड्स ऑन, प्रभावशाली अधिगम किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये बिल्कुल सही बात है। आप एक बच्चे को तब तक सिखा नहीं सकते हैं जब तक वो बच्चा उसमें दिलचस्प नहीं होता है, जब तक बच्चा रुचि नहीं दिखाता है, उसका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में जिस फील्ड में नहीं है, आप नहीं करवा सकते। तो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द लर्निंग। ये देखो, अधिगम जितना कठिन होगा उतना इंटरेस्ट होगा उतना ज़्यादा प्रभावशाली रूप से बच्चे सीखेंगे क्या? नहीं सीखेंगे, गलत बात है। ऑप्शन सी इधर ए और बी, ये भी बात गलत है। ए और बी में से एक नहीं है, दोनों नहीं है, सिर्फ ए ही है। और ऑप्शन डी भी है, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ए टीचर वुड बिकम मोर इफेक्टिव इफ, एक शिक्षक ज़्यादा प्रभावशाली होंगे जब, तब। ऑप्शन है देखो, स्टूडेंट्स स्कोर हाई मार्क्स। अच्छा, एक शिक्षक को ज़्यादा प्रभावशाली तभी माना जाएगा जब उनके कक्षा के जो बच्चे हैं ये ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे। तो ये गलत बात है। हालांकि वर्तमान में यही लोग सोचते हैं, जिनके यहाँ ट्यूशन करके जिनके क्लास में जाकर बच्चे ज़्यादा नंबर प्राप्त करते हैं, उन्हीं के क्लास में जाने का होड़ मची हुई है समाज में। ऑप्शन बी टीचर यूजेस गुड इंस्ट्रक्शनल एड्स। ये सबसे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षक इंस्ट्रक्शन देते वक्त, बच्चों को पढ़ाते वक्त जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शनल एड्स, वो बहुत ही शानदार है और तभी वो टीचर ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन सही तरीके से दिया जाएगा तभी जाकर के बच्चे भी बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे, चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाएंगे। क्रेमिंग नहीं करना है, समझने की बात यहाँ हो रही है। ऑप्शन सी क्या है? ही और शी हेल्प्स लर्नर्स टू अचीव मास्टरी इन लर्निंग। वो क्या कर सकते बच्चों को, जब तक मास्टरी यानी कि उनको बहुत ही स्किलफुल नहीं बना सकते तब तक उनको हम सक्सेसफुल नहीं कहेंगे। ये भी बात गलत है। ऑप्शन डी शी और ही हेल्प स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। जब तक वो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित नहीं कर देते, ये भी उतना प्रभावशाली नहीं है। हालांकि प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को मोटिवेट हमें ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ ऊपर और नीचे मिला करके हमें आंसर्स देखना होगा। इन ऑर्डर टू एलिसिट द रेस्पॉन्स ईयर 269 BC while concluding a lesson on Ashoka, which of the following questions would be the best? अच्छा, एक चैप्टर जो कि 269 BC का वो चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है, किंग अशोका रिलेटेड चैप्टर है। तो इसको जब हम क्या करेंगे, कंक्लूड जब करेंगे, एलिसिट मतलब निकालने को कहते हैं, तो उनको जब हम इंक्लूड करेंगे कंक्लूशन में, जो बोलेंगे कि अशोका का जो जन्म है ये अमुक ईयर में हुआ था, इन्होंने ये कार्य किया था, तो इसे समझाने के लिए कौन सा प्रश्न सबसे उत्तम होगा आपको बताना है। ऑप्शन है व्हेन डिड अशोका सक्सीड द थ्रोन। अशोका कब राजा बने थे, राज सिंहासन राजगद्दी पर कब बैठे थे। ऑप्शन बी आफ्टर होम डिड अशोका सक्सीड द थ्रोन, किसके बाद अशोक राजा बने थे। ऑप्शन सी इन व्हिच ईयर डिड अशोका कोरोनेशन टेक प्लेस। अशोका का राजगद्दी में अभिषेक कौन सी ईयर में हुआ था, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है 269 BC। तो यह सबसे सही जवाब होगा, सबसे सही सवाल होगा, क्योंकि यहाँ हम यही पढ़ाए हैं। तो इसको पढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, वो जब हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कक्षा में, इसके बाद जो हमने डिस्कस किया है उसी को प्रश्न के रूप में पूछना चाहिए। तो यहाँ जो डिस्कस किया है उसी को डायरेक्टली यहाँ ऑप्शन सी में पूछा गया है, देयरफॉर ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। और कोरोनेशन शब्द का मतलब होता है राज्याभिषेक। एक राजा को, एक व्यक्ति को जब राजा के रूप में बनाया जाता है, राजा के रूप में उनको दायित्व सौंपा जाता है, तब एक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है, उसे करोनेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव क्वेश्चंस। ये भी बात गलत है, ऊपर में से कोई भी एक क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो लाइन लिखा गया है इसमें किसके बाद अशोक राजा बने थे ये बात नहीं लिखा है। ठीक है, किसके बाद इन्होंने राज्याभिषेक किया वो भी बात नहीं लिखा है, कब लिया ये लिखा है इसीलिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। देखो क्या है, द बेस्ट वे टू हैंडल ए रॉन्ग रेस्पॉन्स ऑफ ए स्टूडेंट वुड बी। एक बच्चा जब गलत जवाब देता है तो उसको सबसे सही तरीका क्या है हैंडल करने का? ऑप्शन है टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल अगेन। उसने गलत किया है जवाब देते वक्त, तो आप क्या करेंगे, वो विषय का जो सब्जेक्ट मैटर है फिर से आप समझाएंगे। ये पूरी सही तरीका नहीं है। ऑप्शन बी टू टेल द स्टूडेंट दैट योर आंसर इज रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत बात है। एक बच्चा जब गलत जवाब देता है तो तुरंत आपको ये बताना नहीं चाहिए आपने गलत जवाब दिया है। ऑप्शन सी टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर। आप दूसरा बच्चा को बोलेंगे आप सही जवाब दे दो। इस प्रकार अगर आप बोलेंगे तो दोनों बच्चों में क्या होगा, भेदभाव होगा, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एक बच्चा जिसने जवाब सही दिया है, सही तरीके से आपका कहने के बाद जवाब देगा, वो बच्चा अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझेगा, सुपीरियर समझेगा। और जिसने जवाब गलत दिया है वो बच्चा अपने आप को इन्फीरियर समझेगा और बाद में वो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स से भोग सकता है। मैं गधा हूँ, मैं आधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ इस प्रकार मानसिक हालात हो सकता है। इसीलिए ऐसा हमें कतई नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव आंसर। ये बात सबसे सही है। जो प्रश्न है, जो भी टॉपिक में बच्चा ने गड़बड़ किया है, गलत किया है, आपको उसे फिर से समझाना चाहिए, उस टॉपिक को समझाना चाहिए, ना कि वो सब्जेक्ट मैटर को समझाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको और एक मौका अवश्य ही देना चाहिए ताकि बच्चा अपने आप को सुधार सके, सुधारने का मौका प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। फॉर डेवलपिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासरूम टेस्ट। कक्ष में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासरूम टेस्ट विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए which one of the following types would be most suited। आपको बताना है निम्न में से कौन सा टाइप, कौन सा जो टाइप टेस्ट है वो सबसे उत्तम होगा, सबसे सुइटेबल होगा। ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि एमसीक्यू, जिस प्रकार अभी ये एंट्रेंस टेस्ट का हम क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हैं ना, उसी प्रकार क्वेश्चन उतना उत्तम नहीं होता है। ट्रू फॉल्स टाइप, ये भी उतना उत्तम नहीं होता है। सिलेक्ट द करेक्ट रेस्पॉन्स, ये उत्तम होगा क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चों को उद्देश्य के साथ हम पूछ रहे हैं, तो सही कारण क्या है हम एक फैक्ट देंगे और फैक्ट दे करके रेस्पॉन्स में ABCD इस प्रकार ऑप्शंस में देंगे कि इसका यह कारण है, वो कारण है। इस प्रकार जब हम करते हैं तो बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा जांच किया जा सकता है, ज़्यादा विकसित हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। और ऑप्शन डी है फिल इन द ब्लैंक, ये तो क्रेमिंग वाला बात है। यदि बच्चों का याद रहेगा तो वो सही जवाब दे पाएंगे, भूल जाएंगे तो सही जवाब नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71। ए टीचर इन द क्लास शुड कीप हिज और हर स्पीच। एक शिक्षक को अपना कक्ष में उनका जो कथन है, उनका जो वक्तव्य है, उसे किस प्रकार रखना चाहिए? ऑप्शन है इंटोनेटेड, ये बिल्कुल रखना चाहिए, यानी कि इंटोनेटेड का मतलब है जिस विषय पर ज़्यादा जोर देना चाहिए उसे ज़्यादा जोर अवश्य देना चाहिए, जिसे थोड़ा हल्का टच से बोलना चाहिए उसे हल्का टच से बोलना चाहिए। इस प्रकार उतार चढ़ाव एक कक्ष में शिक्षक का होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रभावशाली कम्युनिकेशन का तरीका है। देयरफॉर ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन बी है लो वॉल्यूम। देखो आप अगर बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते बोलोगे, आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे कुछ इस प्रकार, तो बच्चों को सही तरीके से सुनाई देगा क्या? नहीं देगा। ज़्यादा जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोलोगे तो वो भी बड़ा ही गलत बात है। मॉडरेट वॉल्यूम, यानी कि आपका जो आवाज़ है वो ना तो ज़्यादा तीव्र है ना तो ज़्यादा निम्न गति का है, ये भी सही नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट इंटोनेटेड हो जाएगा। क्योंकि इंटोनेटेड का मतलब है वो ऊपर भी है नीचे भी है, जहाँ ऊपर जाना चाहिए वहाँ ऊपर है, जहाँ नीचे जाना चाहिए वहाँ नीचे है। तो ये सबसे सही कथन है, सबसे सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग लर्नर्स कैन बी बेस्ट अकम्प्लिश्ड थ्रू। आपको बताना है बच्चों के मन में जब हम वैज्ञानिक दृष्टिभंगी को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो निम्न में से कौन सा सबसे सही होगा, उत्तम पंथा होगा, उत्तम तरीका होगा? ऑप्शन है टीचिंग ऑफ साइंसेस, हम विज्ञान पढ़ाएंगे तो विज्ञान में बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे बच्चे, ये बात सही नहीं है। ऑप्शन बी टेलिंग देम टू एक्सेप्ट, बच्चों को हम बोलेंगे आपके सामने जो भी होगा उसे आप स्वीकार कर लो, तो स्वीकार कर लेने से वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाले हो जाएंगे, नहीं होंगे जी, गलत बात है। ऑप्शन सी एक्सेप्टिंग व्हाट एल्डर स्पीक, बड़े जो कहते हैं उसे स्वीकार कर लो, ये बात गलत है। इस प्रकार अगर हम बोलेंगे तो बड़े गलत भी हो सकते हैं।
हम बड़े हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत नहीं हो सकते। दैट इज़ क्वाइट रॉन्ग। ऑप्शन डी, एक्सेप्टिंग फैक्ट्स ओनली आफ्टर एग्जामाइनिंग एंड वेरीफाइंग। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चों को हमें यह सिखाना चाहिए आप वेरीफाई करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद परीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, इसके बाद आप कोई भी कथन सही है या नहीं उस पर पहुंचेंगे। तो यह सबसे सही बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस टू द प्रोसेस ऑफ द क्लासरूम टीचिंग। आपको बताना है क्लासरूम टीचिंग का जो सही क्रम है वो क्या है। तो देखो, क्लासरूम टीचिंग में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्लानिंग करना होता है। हम प्लान करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, इसके बाद पहुंचते हैं कक्ष में। लेसन प्लान बनाने के बाद हमें अपना जो बच्चे हैं उनके बारे में जानना चाहिए, नोइंग द टारगेट लर्नर, जिनको हम सिखाने के लिए, जिनका अधिगम करवाने के लिए हम कक्षा में जा रहे हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो इसके बाद दूसरा वाला हो जाएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए, जो हमने प्लान किया है उसे डिलीवर करना चाहिए, मतलब PKD हो जाएगा। इसके बाद इवैल्यूएशन का फेज आता है। इसके बाद हमें इवैल्यूएट करना चाहिए कि हमने जो जो डिस्कस किया है कक्षा में वो कहाँ तक बच्चे ने ऑब्जर्व किया है, बच्चों द्वारा कहाँ तक ये ऑब्जर्व किया हुआ है, उसे हमें ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। कुछ सवाल हम उसमें पूछ सकते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए। इसके बाद हमें फीडबैक देना चाहिए, बच्चों से फीडबैक हमें लेना चाहिए और लास्ट में देना भी चाहिए। तो ये सही कथन हो जाएगा, सही इसका क्रम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, PKDEF होगा सही क्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 74। In order to avoid unnecessary psychological problems arising out of annual examination system, we should use annual examination। सालाना एक परीक्षा जो पहले लिया जाता था, वो परीक्षा लेने से बच्चों का मन में मानसिक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शंस ऊपर है, चलिए एक एक करके ऑप्शंस को हम खंगालते हैं, देखते हैं। ऑप्शन है पीरियोडिकल टेस्ट्स ओनली, यानी कि पीरियड टू पीरियड हमें टेस्ट करना चाहिए। सिर्फ ये सही बात नहीं है, सिर्फ पीरियोडिकल टेस्ट से वो भय दूर नहीं होगा। ऑप्शन बी, पीरियोडिकल टेस्ट विथ करेक्टिव मेजर्स। ये बात है, ये बात सही है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे हमें टेस्ट करना चाहिए। और टेस्ट करने के बाद बच्चों का जो समस्या आएगा सामने, क्योंकि टेस्ट हम किस लिए लेते हैं, बच्चे कहाँ कमज़ोर है, कौन सी चीज़ को बच्चे सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं, सीखे नहीं हैं, उसी चीज़ को जानने के लिए ही तो हम इवैल्यूएट करते हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ गलती होगा बच्चों का, जहाँ जहाँ कमज़ोर कड़ियाँ हम पाएंगे, उसे करेक्टिव मेजर्स यानी कि रेमेडियल टीचिंग दे करके ठीक करेंगे, वो सबसे सही तरीका होता है। ऑप्शन सी है टेस्ट्स बाय टीचर्स ऑफ अदर स्कूल्स। देखो, दूसरे स्कूल्स का जो टीचर है, शिक्षक है, उनके द्वारा अगर आप टेस्ट करवाओगे तो ये सही तरीका नहीं होगा, ये इसका समाधान नहीं है। नो टेस्टिंग एट ऑल। और अगर आप पढ़ा रहे हो और एक भी टेस्ट नहीं लोगे बच्चों का कि बच्चों को कितना सक्सेसफुली आप पढ़ा पाए हो, तो ये भी सही बात नहीं है। हमें अवश्य ही इवैल्यूएट करना चाहिए अपना कक्षा का, अपना टीचिंग का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मिड डे मील प्रोग्राम इन गवर्नमेंट स्कूल्स मीट्स व्हिच नीड ऑफ द चाइल्ड। आपको बताना है MDM जो कि दोपहर का भोजन जो करवाया जाता है विद्यालय में, वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, वो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। बच्चों का जो सेफ्टी है, बच्चे बढ़िया तरीके से पोषक आहार ग्रहण करेंगे, इसीलिए यह मिड डे मील स्कीम द्वारा बच्चों को खिलाया जाता है। साइकोलॉजिकल नहीं है, लव एंड बिलोंगिंगनेस भी नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी यहाँ सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। व्हाइल आस्किंग ए प्रोबिंग क्वेश्चन इन ए क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्ट द रेस्पॉन्स एडवर्सली। आपको बताना है जब हम कक्ष में प्रोबिंग क्वेश्चन यानी कि इसको प्रमाण करके दिखाओ, जो प्रमाण के साथ हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ये किस प्रकार बुरी तरीके से या फिर प्रतिकूल तरीके से प्रभाव कर सकता है। ऑप्शन ए है क्लियर इंटेंट। तो क्लियर इंटेंट का मतलब क्या होता है, देखो क्लियर इंटेंट का मतलब होता है आपका जो इरादा है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। प्रोबिंग क्वेश्चन जब हम करते हैं तो क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन जब हम पूछते हैं प्रामाणिकता के साथ, तो पहले हमें अपना जो इरादा है उसे क्लियर करना चाहिए, हम क्या जानना चाहते हैं, असल में उस क्वेश्चन से हम क्या निकलना चाहते हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन बी में है हैविंग नो प्रीवियस मटेरियल टू रेफर टू। आपके पास अगर कोई पहले आपने कुछ पढ़ाया नहीं है,
पहले से आपने कुछ करवाया नहीं है लेकिन उसी में से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये सही नहीं है। आपको प्रीवियस मटेरियल होना चाहिए जिसे आप रेफर कर सको। ऑप्शन सी, यूज ऑफ डबल नेगेटिव्स। आप डबल स्टैंडर्ड का बात करोगे तो वो भी किस प्रकार बच्चे करेंगे, वो गलत कथन है, वो नहीं है सही तरीका। क्वेश्चंस विथ वन करेक्ट आंसर, आप ऐसा क्वेश्चंस करोगे जिनका सिर्फ एक ही सही जवाब है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने में बाधा देती है। ठीक है, तो क्लियर इंटेंट हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 77। ए मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड, आपको बताना है जो मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड होते हैं, शिशु होते हैं जिनका मानसिक संतुलन सही तरीके का नहीं होता है। ऑप्शन है, कांट अटेन मास्टर इन टास्क्स एट ऑल। अच्छा, एक बच्चा जो मेंटली चैलेंज्ड होता है वो क्या कोई भी विषय में मास्टरी हासिल नहीं कर सकता? वो बात गलत है, कर सकता है। अगर उसको प्रॉपर एम्पल अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो वो भी बच्चा अपना जो इंटरेस्टेड फील्ड है उसमें बढ़िया कर सकता है। ऐसे बहुत लाखों एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन बी, कैन अटेन मास्टरी विथ ऑल्टरनेटिव सुइटेबल एनवायरनमेंट एंड मेथड। ये बात सही है, क्योंकि वो भी बच्चा जो मेंटली चैलेंज्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, वो भी ऑल्टरनेटिव तरीका अगर हम अप्लाई करेंगे, ऑल्टरनेटिव सुइटेबल वातावरण अगर हम उसे देंगे और तरीका उसको अगर हम अप्लाई करेंगे, तो वो बच्चा एक इंटरेस्टेड फील्ड में मास्टरी अचीव कर सकता है। ऑप्शन सी है, कैन अटेन बट वुड नीड मोर टाइम। ये अटेन कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन ज़्यादा समय लगाएगा। ये भी बोलना सही नहीं है, ज़्यादा समय हमेशा नहीं लगता है, कम समय में भी वो कार्य हो सकता है। ऑप्शन डी, कैन अटेन मास्टरी लाइक एनी अदर चाइल्ड। ये भी बात सही नहीं है, कोई भी दूसरा बच्चा जिस प्रकार मास्टरी अचीव करता है, बहुत ही शानदार स्किलफुल बन जाता है, वो इस प्रकार ना भी बन सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने से वो बनेगा। ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 78। एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज्ड टू, आपको बताना है एप्टीट्यूड टेस्ट किस काम के लिए लिया जाता है। ऑप्शन है, मेजर अचीवमेंट। ये अचीवमेंट का टेस्ट नहीं है, ये अचीवमेंट को नापने के लिए आपने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीव किया है, उसे नापने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं किया जाता। ऑप्शन बी, मेजर प्रोफिशिएंसी। ये सही बात होगा क्या? ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि देखो प्रोफिशिएंसी अर्थात आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना प्रोफिशिएंटली आंसर दे पा रहे हो, कितना सक्षम हो, वो उस चीज़ को जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं किया जाता। ऑप्शन सी, प्रेडिक्ट वन सक्सेस इन ए प्रोफेशन। एक प्रोफेशन में, एक पेशा में एक आदमी आगे सफल होगा या फिर विफल होगा, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया जाता। ऑप्शन डी, मेजर पोटेंशियलिटी। यस, एक आदमी का, एक इंडिविजुअल का एक निर्दिष्ट विषय में पोटेंशियल कितना है, कितना वो आगे बढ़ सकता है, एक सब्जेक्ट को कितना बारीकी से वो कितना नेचुरली वो आंसर कर पा रहा है, उसे समझा पा रहा है, उसी चीज़ को समझने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जाता है। तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 79। अवॉर्डिंग ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स इज रिकमेंडेड बिकॉज। न्यूमेरिकल मार्क्स यानी कि जो परसेंटेज हम देते हैं उसके जगह ABCD कुछ इस तरह का ग्रेड दिया जाता है। ये क्यों ग्रेड दिया जाता है? क्योंकि ग्रेड्स को आसानी से दिया जा सकता है। ये भी बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। ऑप्शन बी, टीचिंग लर्निंग विल बी फैसिलिटेटेड। नंबर के स्थान पर ग्रेड दे देने से टीचिंग लर्निंग बढ़िया हो जाएगा, ये बात सही नहीं है। टीचिंग लर्निंग वैसे भी फैसिलिटेटेड होता है, दिया जाता है, नंबर दिया जाए या फिर ग्रेड दिया जाए तो भी। ऑप्शन सी, इट विल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ग्रेड देने से क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, सुधर जाएगा, ये गलत बात है। ऑप्शन डी, इट विल रिड्यूस एरर्स इन जजमेंट। ग्रेड देने से हम जो जांच करते हैं, जो इवेलुएट करते हैं, उसमें जो गलतियां हैं उसको हम ठीक कर लेंगे, ये भी बात गलत है। तो इन चारों ऑप्शन से सबसे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिएगा यहाँ अगर ये जो तीनों ऑप्शन से BCD, इनके स्थान पर और कोई ऑप्शन अगर ऑप्शन ए से सही होगा तो उसमें वो वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, जो ऑप्शंस में अवेलेबल है उनमें से ही सही आंसर ढूंढना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि 80 नंबर क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम वुड बी मोर इफेक्टिव इफ। कक्ष में कम्युनिकेशन, जो हम बच्चे के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि हम क्या करेंगे। ऑप्शन है, सेंडर यूसेस द सेम कोडिंग सिस्टम एज हीज और हर रिसीवर डिकोड्स।
यानी कि जो सेंडर है, तो एक कक्ष में हम टीचर के रूप में जब प्रवेश करते हैं तो हम सेंडर हो जाते हैं और बच्चे हो जाते हैं रिसीवर। तो सेंडर जो कोडिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, रिसीवर भी जब वही कोडिंग सिस्टम रिसीव करेंगे तब सबसे बढ़िया होगा। ये उतना सही कथन नहीं है। ऑप्शन बी, सेंडर प्रोसीड स्लोली बट सिस्टमेटिकली। जो मैसेज सेंड कर रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है अपनी ओर से, वो धीरे धीरे कर रहा है और सिस्टमेटिकली कर रहा है, ये भी उतना सही कथन नहीं है। ऑप्शन सी, रिसीवर इज विलिंग टू रिसीव। जो रिसीवर है यानी कि जो बच्चे हैं वो रिसीवर है यहाँ, और हम टीचर हैं तो हम क्या है, सेंडर है। तो रिसीवर जब तक विलिंग नहीं रहेगा, उसका चाहत नहीं रहेगा, तब तक रिसीव नहीं करेगा। ये भी बात सही नहीं है, ये भी सही कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। ऑप्शन डी, बीइंग डन इन कॉन्जेनियल एनवायरनमेंट, ये सबसे सही कथन है, क्योंकि हम जो भी करेंगे कम्युनिकेट कक्षा कक्ष में, वो बच्चों का अनुकूल होना चाहिए। बच्चों को ऐसा वातावरण में हम कम्युनिकेट करेंगे जो कि बच्चों का अनुकूल हो, कॉन्जेनियल हो, तब जाकर के बच्चे ज़रूर हमारे जो वार्तालाप है उसमें शामिल होंगे। हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो भी बहुत ही ध्यान से बच्चे श्रवण करेंगे और उस पर अमल करेंगे, कार्य करेंगे। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सबसे सही जवाब। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।